चुंबक के गुण। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लास्ट है। तो मैग्नेटिज्म की चर्चा करते हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, जिसको दूर जाना है वो चुपचाप उठ के निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिज्म से सवाल आता है, ध्यान रहे। अब आप पे डिपेंड करता है जाना नहीं करना। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्पॉन्स करते हैं। आप ले जाओ तो रेस्पॉन्स कैसा करेंगे, या तो वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर किसी एक्सटर्नल फील्ड में उससे रिपेल हो जाएंगे। इसीलिए मैग्नेटिज्म को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? ये अट्रैक्शन शो करते हैं, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपल्सन मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। सवाल उठता है कोई अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कैसे करता है मैग्नेटिक फील्ड में? आइए मैं समझाता हूं। जब भी किसी मटेरियल पे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड M लगाते हैं, क्या लगाते हैं? M, H लगाते हैं, कुछ भी मान लीजिए H लगाते हैं, तो उस सब्सटेंस के अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है M। अगर वो M और H एक ही डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में वो जुड़ जाती है और वो अट्रैक्ट होता है, बोलो। और अगर वो M और H अपोजिट डायरेक्शन में है, आपने H लगाई ऊपर की तरफ और M जनरेट हो गई इंड्यूस नीचे की तरफ, बोलो बेटा जी, तो फिर वो रिपेल होगा। क्या होगा बेटा जी? रिपेल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली, ये दो वजह से जनरेट होती है। और वो दो वजह कौन सी? आइए जरा देखते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो दो तरह से चक्कर लगाता है। एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा वो अपने चारों तरफ घूमता है एक्सिस के, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो दो तरह की मोशन शो करता है, ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग। ऑर्बिटिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और स्पिनिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसलिए पैरामैग्नेटिज्म दो तरह का होता है, ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म और स्पिन पैरामैग्नेटिज्म। कौन सा बेटा जी? ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म पहला और दूसरा स्पिन पैरामैग्नेटिज्म। यहां से मैं एक गलतफहमी आपकी निकाल दूं। अक्सर हमारे दिमाग में कचरा भरा होता है कि किसी के पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म के लिए कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म स्पिन से जनरेट नहीं होता, वो तो ऑर्बिटिंग से जनरेट होता है। इसलिए ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म स्पिन से इंडिपेंडेंट। क्या होता है बेटा जी? स्पिन से इंडिपेंडेंट होता है, इसको स्पिन से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब सारे पेड़ होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है कोई, और उसके बेहतरीन एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 मैग्नीज +7 अभी पढ़ाया था मैंने, D0 बोलो, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है D0 होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें कौन सा पैरामैग्नेटिज्म है? ऑर्बिट। इस तरह के पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? और स्पिन पैरामैग्नेटिज्म होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। और स्पिन पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। व्हाइल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स किसकी वजह से जनरेट होता है? डायमैग्नेटिज्म पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से। किसकी वजह से बेटा जी? पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से डायमैग्नेटिज्म जनरेट होता है। आइए अब थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में ग्राफिकली ले लें। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में H मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड M जनरेट होती है जो H के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस M और H का ग्राफ खींचे हम तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप आती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं। वो ग्राफ डाया और पैरा के लिए ऐसा ही आता है, बस फर्क होता है पैरा के लिए स्लोप पॉजिटिव आती है और डाया के लिए स्लोप, अगर डाया के लिए ग्राफ खींचेंगे तो सेम ग्राफ है ये, बस स्लोप नेगेटिव आ जाएगी इस तरह से। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ये जो होती है कौन सी सस्पेक्टिबिलिटी, ये पॉजिटिव होती है बोलो, और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। क्या आपको समझ में आ गया? बोलो एक बात और, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचे तो वो एक इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, मतलब वो डिपेंड करती है।
पर अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सस्पेक्टिबिलिटी का ग्राफ खींचा जाए टेम्परेचर के साथ तो वो नेगेटिव में कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और नेगेटिव तो आनी थी। नोट कर लीजिए कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो जरा बताइए, क्या पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट है? ना, ऐसे कई सब्सटेंस हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, रादर इट इज पैरामैग्नेटिक, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। हाँ ये सच है, लेकिन डाया होने के लिए ऑल पेयर्ड होना चाहिए, ये ट्रू है। ऑल पेयर्ड होने पर वो पैरा भी हो सकता है, लेकिन डाया हो तो मस्त है ऑल पेयर्ड हो। एग्जाम में KMnO4 का सवाल पूछ सकता है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। KMnO4 ये पूछ सकता है पैरा है कि डाया, ये भी पूछ सकता है उसकी पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से है, और ये भी पूछ सकता है वो पैरामैग्नेटिज्म कौन सी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। देखो, पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड क्यूरी लॉ। जो भी आपके सामने लिखा है ये मैं सारा पढ़ाऊंगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसी को पढ़ना है डिटेल में, इसलिए जल्दी से लिख लें। बोलो टॉपिक, पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड क्यूरी लॉ। बोले मिस हो गई बिस्तर मंगवा दो। पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड क्यूरी लॉ, आइए डिस्कस करें। बोर्ड पर देखिए सब, मिटा दो क्या इसको? हाँ, अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर 25 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 25 पेयर है इलेक्ट्रॉनों के, 25 पेयर्स है, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हम उस एटम को बोल देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। सोचने वाली बात है, 25 पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की फील्ड भी जनरेट होगी और अकेले अनपेयर की फील्ड भी जनरेट होगी, और उनकी फील्ड जो जनरेट होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, और अनपेयर की जो फील्ड जनरेट होगी वो पैरा, फिर भी हम उसको पैरा बोल रहे हैं। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होती है उनकी स्ट्रेंथ डायमैग्नेटिक फील्ड से बहुत, इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी मोलर होती है, उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। किससे बेटा जी? डायमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड से। और जब इनका रिलेशन देखें तो पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का रिलेशन आता है म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर इनटू Na/2RT। This is the very important relation between paramagnetic susceptibility, molar susceptibility and temperature. अगर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अगर इसको भी कांस्टेंट मान लें तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट बन जाता है, और यहाँ से रिलेशन आता है xp मोलर बराबर C/T। इसे कहते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं इसको? जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए लगता है। तो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं क्यूरी कर्व ड्रॉ करूं यहाँ से, xp ये दिख रहा है क्या उधर? नहीं तो बोलो ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे? अगर यहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच, तो ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला बोला, रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ होगा बोला बेटा जी।
अगर इसी ग्राफ को हम ड्रॉ करें पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 1/t के साथ, तो क्या नहीं सॉरी 1/xp वर्सेस t के साथ, तो क्या बोलोगे बेटा जी 1/xp वर्सेस t के साथ ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये ग्राफ, स्ट्रेट बोलो बेटा। और अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें xp into t वर्सेस t के साथ, तो क्या हो जाएगा? xp into t c बन जाएगा बोलो। तो ये कांस्टेंट ग्राफ, इनको बोलते हैं क्यूरी कर्व। क्या बोलते हैं इनको? दिस इज क्यूरी कर्व 1, दिस इज क्यूरी कर्व 2 एंड दिस इज क्यूरी कर्व 3। क्या आप लोग समझ गए? ये सब पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के डेविएशंस है या बिहेवियर है किसके साथ? टेंपरेचर। किसके साथ बेटा जी? टेंपरेचर। वेरी गुड, पेन रख दीजिए, बोर्ड पर देखिए बेटा जी। अब मैं सिखा रहा हूं आपको कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। क्या सिखा रहा हूं बेटा जी? कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आओ जरा इसको समझते हैं। कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म, कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म क्या है जरा सुनिए। मान लीजिए मेरे में एक अनफेड इलेक्ट्रॉन है, मैं एक एटम हूं, मेरे पास एक अनफेड इलेक्ट्रॉन है और उसकी फील्ड ऊपर की तरफ है। इसके पास भी ये भी एक एटम है और इसके पास भी एक अनफेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी फील्ड भी ऊपर की तरफ। ये भी एक एटम है, इसके पास अनफेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी फील्ड भी मान लो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों पास अपने अपनी फील्ड है। अगर मैं बंबई में हूं, ये कलकत्ता में और ये दिल्ली में, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसकी फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोलो, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसकी फील्ड से बोला। लेकिन मान लो हम तीनों बिल्कुल चिपके हुए ऐसे अगल बगल में, तो फिर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी उसके साथ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी उसके साथ बोलो। या तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी अगर सबकी डायरेक्शन एक तरफ हुई, या तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब मैग्नेटिकली एक्टिव एटम्स और आयंस एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, तो ऐसे केस में मैग्नेटिज्म या तो ओवरऑल बढ़ जाता है या तो ओवरऑल घट जाता है। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? है इसका मतलब दो तरह का मैग्नेट, दो तरह के मटेरियल होते हैं दरअसल केमिस्ट्री में। एक होते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड और दूसरे होते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड जो होते हैं ना, उनमें एटम दूर दूर होते हैं। ये नॉर्मली लिक्विड, गैस और कभी कभी तो सॉलिड में भी होते हैं डाइल्यूटेड। बोलो बेटा जी, ये इनमें दूर दूर होते हैं एटम, और अगर एटम दूर दूर है ना, तो ये इंडिविजुअल मैग्नेटिक दिखाते हैं, मतलब या तो ये पैरा दिखाएंगे या तो ये डाया दिखाएंगे। लेकिन मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड नॉर्मली सॉलिड स्टेट में ही होते हैं हमेशा, और ऐसे केस में इनके मैग्नेटिज्म जुड़ जाते हैं और ये दिखाते हैं कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। क्या दिखाते हैं बेटा जी? और कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म तीन तरह का होता है। कैसे तीन तरह का? और सिखाता हूं। मान लो मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक है, पर्टिकुलर टेंपरेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया हर एक के अपने इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। बोलो बेटा, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। इसकी फील्ड ऊपर है, इसकी नीचे है, उल्टी सीधी किधर भी है, कोई लेना देना नहीं एक फील्ड की दूसरे फील्ड से, मतलब रैंडम है। कैसे? पैरामैग्नेटिक फील्ड रैंडम मटेरियल है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई ऐसे मटेरियल्स में जो सॉलिड स्टेट में पैरामैग्नेटिक हो, जब हम टेंपरेचर डाउन करते जाते हैं, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के नीचे अचानक से ये सब लोग एक लाइन में आ जाते हैं, एकदम ऐसे बिल्कुल सावधान ऐसे करके। और ऐसे केस में इसकी नेट पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो यार, इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? फेरोमैग्नेटिज्म। कई बार ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे पेयर होकर अलाइन हो जाते हैं। ऐसे केस में नेट मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी घट जाएगी। बोलो कपल हो गया तो घट जाएगी। इसको बोलते हैं एंटी फेरो। क्या बोलते हैं इनको? एंटी फेरो बिहेवियर। और कई बार क्या होता है, कुछ अलाइन हो जाते हैं, कुछ डी अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से। बोलो बेटा जी, तो इसको बोलते हैं फेरी में। क्या बोलते हैं इसको? फेरी बिहेवियर। तो तीन तरह के कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म हो गए, फेरो, एंटी फेरो और फेरी। कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म मटेरियल दिखाते हैं ना, वो क्यूरी लॉ नहीं फॉलो करते, ये फॉलो करते हैं क्यूरी-वीस लॉ। कौन सा लॉ? क्यूरी-वीस लॉ। क्यूरी-वीस लॉ कहता है कि इनकी जो सस्पेक्टिबिलिटी है, मोलर सस्पेक्टिबिलिटी, वो बराबर होती है C/T माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा 20 कांस्टेंट है, इसका तो ये इंटरसेप्ट आएगा। इंटरसेप्ट बोला, इस इंटरसेप्ट को हम निकाल सकते हैं आराम से। चाहे तो 1/xp वर्सेस t का ग्राफ बनाए, ये इंटरसेप्ट आराम से निकल सकता है। अगर यहाँ सम बचा है क्या? बच गया जगह। अगर यहाँ ग्राफ बनाए इसका इस तरह से, इन कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म वालों का 1/xp वर्सेस t का, तो हम बोलेंगे पैरा के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, पासिंग टू ओरिजिन। बोलो, तो उसमें तो इंटरसेप्ट था ही नहीं बोला है। लेकिन फेरो के लिए ग्राफ पास होगा और इंटरसेप्ट आएगा टेंपरेचर के एक्सिस में, और एंटी फेरो में भी ग्राफ पास होगा, इंटरसेप्ट आएगा। इस इंटरसेप्ट को कहा जाता है क्यूरी टेंपरेचर। फेरो वालों का किसका बेटा जी?
फेरो वालों का, ये तो पारा का था। और ये जो एंटी फेरो है कौन है, इसमें जो इंटरसेप्ट आता है इसे बोलते हैं नील टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, आओ जरा देखते हैं क्यूरी और नील टेम्परेचर क्या है, पहले नोट कीजिए। ये क्यूरी लॉ किसके लिए लगेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। बोलो क्यूरी 20 लॉ किसके लिए लगेगा, कोऑपरेटिव मैग्नेटिक मटेरियल्स के, जो कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म शो करते हैं। बोलो बेटा जी। एग्जांपल ले लेना भले फेरो के। फेरो के एग्जांपल होते हैं जैसे Fe, आयरन दिखाता है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, कोबाल्ट दिखाता है, ये फेरोमैग्नेटिक दिखाते हैं। एंटी फेरो में दिखाते हैं जैसे Mn, MnO, ये एंटी फेरो दिखाते हैं। और फेरी में बहुत फेमस है Fe3O4। गार्नेट भी है, लेकिन तो जरूरत नहीं है। नहीं, कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया मैंने तो मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर ये वाला जो दिखा रहा है ना मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड, उसको कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म नाम दिया है। वो टॉपिक लिखा था ऊपर में। मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, वन इज मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड मटेरियल, अदर वन इज मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड मटेरियल्स। क्यूरी और नील टेम्परेचर पढ़ते हैं। आइए जरा क्या है, जल्दी करेंगे। 36 आराम नहीं है इसमें, और क्या नाचू बीच में, मेरा आराम से पढ़ा, बीच में क्या करो, ऐसा लड़ाई लू एक एक इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे बनाओ, ऐसे ऐसे हाथ से आराम से। बता था क्या है, या तो दूर रहेगा तो पास होंगे, आराम से पढ़ा। देखो अगले 5 मिनट के बाद में बताऊंगा, ये जो पढ़ाऊं किसी काम का नहीं है। लास्ट 15 मिनट में सवाल आता है, तो फिजिक्स का मैग्नेटिज्म है, इसमें क्वेश्चन तो आता नहीं। गलती से कोई ग्राफ फ्राफ का पूछे तो पूछ लेगा भी कभार क्यूरी का, कोई नहीं पूछ रहा है तो कुछ भी, क्योंकि हमारा मैग्नेटिज्म नहीं है। जब तक केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, जब तक हम कंपाउंड नहीं लिखेंगे, स्प्लिट नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, सब बकवास बात हो रही है। हम क्या मतलब क्यूरी क्यूरी बाहर में जाए, क्यूरी ऊपर से किसी और को लेके मेरे, हमें क्या लेना देना। हमारा लेना देना केमिस्ट्री से शुरू होगा, एंड वी विल डिस्कस द मैग्नेटिज्म ऑफ केमिस्ट्री, इट्स पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बना ली है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। मेरी धीरे तेज की चिंता मत करो तुम, देखो जहां जो बात बतानी वो 10 बार बता दूं, मेरे को मालूम है कहाँ क्या करना है, तो लिखने की चिंता करो। फोकस ऑन योर राइटिंग्स। कॉपी नहीं भी पढ़ोगे जाके और एग्जाम में सीधा पेपर देख भी लोगे एक आध बार कहीं देख के, तो सवाल हो जाएगा, मुझे मालूम है। मुझे पता है ना कहाँ से क्या पूछ रहे, उसकी क्या औकात है बेचारे जहन वाली, इतना ही जानता है। तो उतना मैं बता दूं, तुम तो बस इसको लिख डालो, छापा खाना खोल रखा है ना वो पूरा करो, प्रिंटिंग प्रेस चला रखी है। चलिए बेटाओ,
मिटा दूं? चलिए लेट अस सी, इधर देखिए वो पर्सन, आपको मैं बताता हूं क्यूरी और नील टेम्परेचर क्या है, लास्टली डिस्कस कर रहे हैं। मान लो हम पैरामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी ओवरऑल मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी डिस्कस करें टेम्परेचर के साथ इन तीनों मटेरियल्स के लिए, तो पैरा के लिए ग्राफ तो ऐसा आया था, हमने देखा था भी, आया था ना, बोला फेरो के लिए ग्राफ मोर और लेस ऐसा ही रहता है, पर एक टेम्परेचर पे आके अचानक से बढ़ जाती है सस्पेक्टिबिलिटी, ऐसे अचानक से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक से सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ये फेरो का ग्राफ हो गया। और एंटी फेरो का भी मोर और लेस ऐसे ही रहता है, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अचानक से गिर जाती है सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये जो टेम्परेचर जिसके बाद अचानक से बढ़ जाए इसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर जिसके बाद अचानक से गिर जाती है इसे बोलते हैं नील टेम्परेचर। अब आप कहोगे सर क्यूरी और नील टेम्परेचर क्या है, जरा मैं समझा। मान लीजिए आप लोग, मैं या क्लास में नहीं हूं, टेबल हटा दी जाए, टेबल रखी हुई रहे, तो आप लोग कैसे रहते हो? रैंडम रहते हो, उधर मुंह करेगा कोई, इसमें देखेगा कोई, यहाँ टांग कोई, यहाँ रैंडमली अरेंज रहते हो, आप रहते हो। लेकिन जैसे मैं क्लास में सीधे आप लोग सीधे बैठ जाते हो, आप लोग सीधे बैठ जाते हो क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी, खैर आपकी तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मान चलता हूं लो है इस उम्र में आके। लेकिन जरा सोचो इसी क्लास में इससे 10 साल छोटे बच्चे होते, मतलब आप 8-9 के बच्चे होते, तो मुझे उसको सीधा बैठाने में मशक्कत करनी पड़ती, बहुत आफत करनी पड़ती है ना, मेरे फेंक के मार देता कोई, कुछ करने पड़ता। सोचो उससे भी 10 साल छोटे बच्चे हो, मतलब ये एलकेजी यूकेजी टाइप के बच्चे हो, फर्स्ट सेकंड के, मैं मर जाऊंगा ऐसे 200 बच्चों को नहीं बिठा सकता। मैं कितना 30 मार का हो लूं जो हो रखा हूं तुम्हारे लिए, उनको मर के भी नहीं बिठा सकता मैं। छोटी क्लास में क्यों होते हैं 15-20 बच्चे? क्योंकि 200 तो हो ही नहीं सकते, पेल देंगे वो तुमको ही, ज्यादा बकवास करे सुसु कर देंगे, क्या कर लेगा, बहुत हथियार है उनके पास। जरा समझिए, अभी तक टाइम नहीं है, समझिए ऐसा क्या हो रहा है कि हम एज दर एज नीचे जाते जा रहे हैं, तो मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। दरअसल उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उस एज में उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, आपकी जैसे खत्म ही हो गई है। यहाँ से मास के लोग थोड़ी तरह यहाँ टिक जाते हो और यहाँ से घर टिक जाते हो, बिल्कुल जीरो है काइनेटिक एनर्जी, खत्म मामला। और अगर नेट में आओगे तो मुझे अलाइन भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे बैठ रहा, बोल ले तो बोल ले, बाढ़ में जहां नहीं बताए तो लिख लेंगे, पड़ोसी से लिख लेंगे। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटती है ना, तो रेडनेस भी घटती है। दरअसल टेम्परेचर एक ऐसा फंक्शन है जो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये दो टेम्परेचर वो टेम्परेचर हैं जिनसे ऊपर उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आप चाह के भी उनको कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में नहीं बिठा सकते। मींस क्या कहोगे, नील टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर रैंडमनेस अनकंट्रोलेबल है, आप चाह के भी उसको फेरोफेरी नहीं बना सकते। क्या आप समझ गए? तो क्यूरी और नील टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के कट ऑफ पॉइंट्स है या रैंडमनेस के कट ऑफ पॉइंट्स है, लिख लीजिए कट ऑफ पॉइंट्स है। उनसे नीचे रैंडमनेस कंट्रोल की जा सकती है, अलाइन कर सकते हैं, उनसे ऊपर नहीं। तो देखो बताओ, अगर कोई एग्जाम में कह दे कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर अगर T केल्विन है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? T केल्विन से ऊपर मर जाओ तो भी वो पैरा है, बोलो, उससे नीचे ही वो फेरो हो सकता है, लिख लो। T केल्विन से ऊपर वो पैरा ही रहेगा, यानी कि फेरो भी पैरा ही होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, जब रैंडमनेस कंट्रोल नहीं। This is all about the physics magnetism, right? Now we will discuss the mechanism of chemistry. टॉपिक लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट। ये सब नहीं लिख रहा आपको, बच्चा अच्छा तो लिख रहा है, 10 साल छोटा है सर, ये नहीं लिख रहे, ग्राफ बनाना है बस है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ये ही आता है जैक मिल, सवाल यही से आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट,
कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इफेक्टिव निकालना। आइए दिस पार्ट हमको डिस्कस करना है, मैं कर देता हूं आपके सामने। आप पेन नीचे रख दे बेटा, सब बोर्ड पर देखें। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन कितनी तरह की मोशन करता है? कौन कौन सी? ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग, दो तरह की मोशन करता है बोला। अभी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो दो तरह की मोशन कर रहा है, वन इज ऑर्बिटिंग, अनदर इज स्पिनिंग। बताओ, ऑर्बिटिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, स्पिनिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होगा। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है, एक म्यू एल जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और एक होता है म्यू एस जिसे बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक, या इसको कभी-कभी म्यू एसओ भी बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। बोलो बेटा जी। और अगर आपको इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो बराबर होगा उसके म्यू एल और म्यू एसओ के वेक्टर सम के। ये मैग्नीट्यूड नहीं है तो वेक्टर सम है। बोलो बेटा जी। आइए पहले तो इंडिविजुअली इनके मैग्नेट वो देखते हैं, मैग्नीट्यूड कितने होंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे। अगर हम म्यू एसओ की बात करें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 4s × s+1 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर। यहां अगर मैं अभी अपना फार्मूला रख दूं कि s बराबर होता है 1/2 × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ये चीज यहां रख दूं तो यही फार्मूला बन जाएगा μSO बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आज तक आप जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते आए हो वो दरअसल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट था। और अगर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो उसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होता है √L × l+1 बोर मैग्नेट्रॉन। बोलो बेटा जी, ये इनके इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं। बोलो, लेकिन हमें निकालना है इफेक्टिव। क्या निकालना है? तो दो तरह से इफेक्टिव निकाला जाता है, उसको जरा समझिएगा ढंग से, प्लीज लिसन टू मी ढंग से। एक निकाला जाता है फ्री आयन में। क्या बेटा जी? फ्री आयन। दोनों समझ लेना, फ्री आयन में अलग पढ़ाऊंगा और कॉम्प्लेक्स में अलग पढ़ाऊंगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूं फ्री आयन। क्या पढ़ा रहा हूं? फ्री आयन की खास बात क्या होती है? फ्री आयन में है ना, जो एटम होता है ना, उस एटम के किसी से बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर बॉन्ड नहीं बने होते हैं ना, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग भी करता है और स्पिनिंग, सब कुछ करता है, क्योंकि बॉन्ड तो बने नहीं होते, तो चारों तरफ घूमता है। बोलो ना यार, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है, बॉन्ड नहीं बने मतलब शादी नहीं हुई, अकेला है वो। फ्री आयन अकेला तो घर के बाहर भी घूमेगा, घर के अंदर भी घूमेगा, स्पिनिंग भी करेगा और ऑर्बिटिंग भी करेगा, दोनों काम। इसलिए फ्री आयनों में म्यू एल भी अलाउड होते हैं और म्यू एस भी अलाउड, ऑर्बिटिंग भी अलाउड होती है और स्पिनिंग भी अलाउड होती है। इसीलिए अब यहां अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। विदाउट एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग नहीं हुई हो, विदाउट एलएस कपलिंग, अगर एलएस कपलिंग नहीं हुई हो, और विद एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग हुई हो। अगर एलएस कपलिंग नहीं हुई है तो ये फॉर्मूला लगेगा 3D सीरीज के लिए। किसके लिए लगेगा? केवल आयनों के लिए चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं, केवल फ्री आयंस। बोलो बेटा जी, 3D सीरीज के फ्री आयन में चल रहा है, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इफेक्टिव बराबर, आप ही बताइए, दोनों का इफेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री में, बिकॉज़ इधर देखो ऑर्बिटिंग होती है टेंजेंट के लॉ, स्पिनिंग होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे से दोनों कितने में 90, और 90 मैग्नीट्यूड क्या मिलता है? a² + b² का अंडर रूट। अरे बोलो यार, तो a² इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट बोला है। तो बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 4s × s+1 प्लस l × l। बताओ ये फॉर्मूला कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? फ्री आयन। कहां लगाओगे? विद एलएस कपलिंग का जो फॉर्मूला है वो लेंथेनॉइड्स में लगेगा। कहां लगेगा बेटा जी? लेंथेनॉइड आयंस के लिए लगेगा। दो आयनों को छोड़ के, समेरियम को छोड़ देना और यूरोपियम को, इन दोनों में नहीं लगता है, इनको छोड़ के सब जगह लगता है। और फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इफेक्टिव बराबर G √J × J+1, जहां पे G को बोलते हैं लेंडे फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? लेंडे फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। C बराबर होता है 3/2 प्लस S × S+1 माइनस L × L+1 डिवाइड बाई 2J × J+1। यहां से G निकाल लेंगे। अब ये मत बोलना LSJ कैसे निकालेंगे, सुबह से ये माथापोड़ी कर रहा हूं मैं। वही माइक्रोस्टेट बनाएंगे, सबको जोड़ के L 1/2 इन टर्म पे इलेक्ट्रॉन है।
बोलो ना बेटा जी, लेकिन ये किसके लिए लगेगा? लेंथर। किसके लिए लगेगा? और ये किसके लिए लगेगा? 3D सीरीज। बोलो ना बेटा। चाहे तो एक एक एग्जांपल कराऊं, ये चाहे तो आप घर कर लो, करा देता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, एक एक एग्जांपल कराता हूं दोनों का। इसका एग्जांपल मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि बता क्रोमियम +3 के लिए निकाल के बताइए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो क्रोमियम +3 मतलब D3 हो गया, D3। अपन चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ज्यादा बना दिए है ना। +2 +1 0 -, बोलो ना 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। L क्या हो गया? 2 1 3 और 0 3। S क्या हो गया? 1/, एक और ले लेते हैं, +2 का करेंगे, कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। D4 ले लिया, तो D4 में L वैल्यू 2 आ गई, और 5 का लेंगे। हमारे लिए कैलकुलेशन आसान पड़नी चाहिए, 2 का ही ले लेंगे, छोड़ो ले लो। Ti +2 ले रहा हूँ, D2 का ही। इतना कौन गणित लगाएगा? कितना हो गया Ti +2 में? 3। L वैल्यू 3 और S वैल्यू हो गई 1। बोलो यार। और J क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम लेंगे? मिनिमम। लेस देन ऑफ इट L -S। 3 -1 कितना हो गया? 2। L S J निकल गया। बोलो, J की जरूरत ही नहीं है इनमें, तो विदाउट कपलिंग चलता है, तो L और S इसमें रख दो, आंसर पाओ। बोलो गधो। अब उनमें करते हैं, मान लो लेंथ में मुझे F2 में निकालना है, क्या में निकालना है? मान लो लेंथ F2 है, आ गया PR+3 आ गया, PR+3। बोलो बेटा जी F2 में निकालना है, तो वही, लेकिन इस बार ध्यान रखना 5 नहीं बनाने, 7 बनाने हैं। F 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, और इनमें +3 से शुरू करना पड़ेगा। +3 +2 +1 0। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। L वैल्यू क्या आ गई? 3 और 2 5। S वैल्यू क्या आ गई? आधा और आधा 1 और 1 मत जोड़ देना, आधा होता आधा। S वैल्यू 1 आ गई, और J लेना पड़ेगा, तो J कैसे लेंगे? मिनिमम। तो मिनिमम क्या आ गया? 5 - 1 4। ये पता रख देंगे यहाँ, बोलो, और यहाँ रख के यहाँ रख देंगे, बोलो, आंसर आ जाएगा। मैं रख देता हूँ, ये यहाँ पुट करने पर G आ जाएगा 0.8। कितना आ गया? 0.8। यहाँ पुट करने पर म्यू इफेक्टिव आ जाएगा। कितना आ गया? 0.8 इंटू √ J की वैल्यू 4 इंटू 4 + 1 5 होता है, बोला, तो आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू √20 बोर मैग्नेटम। पर याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले कब लगेंगे? फ्री है, लिख लीजिए। लिखो, ऐसे तमाशे कई F के लिए करेंगे घर, F1 से लेके F14 तक तमाशे ऐसे करेंगे घर, करते ही रहेंगे। जरूरत नहीं, वैसे जैम में आएगा नहीं, क्योंकि F ब्लॉक है नहीं सिलेबस में। ये नहीं आएगा, F ब्लॉक सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी G वैल्यू पूछ सकता है, पूछ सके। और अगर G वैल्यू पूछेगा ना, तो लिख ले जाओ, F2 की पूछेगा 0.8 उत्तर लगाया ना, लिख लो मुझसे, नहीं पूछो तो आगे कह देना मैं नहीं पूछी F2 की। अगर G वैल्यू पूछता है तो लिख लो कॉपी में, F2 ही पूछेगा। 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, और तुम्हें समझ आए ना आए 0.8 लगा देना। वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है अगर पूछेगा, वरना F ब्लॉक है नहीं सिलेबस में, तो पूछेगा नहीं। बता दो नहीं। ये फॉर्मूला किस में लगाना है? फ्री आयन ओनली 3D सीरीज, फ्री आयन ओनली 3D सीरीज। और वो फॉर्मूला केवल लेंथेनॉइड्स एक्सेप्ट समैरियम एंड यूरोपियम, उन दोनों को छोड़ के इस लगाना है। समैरियम और यूरोपियम में क्यों नहीं लगाना, जानने के लिए देखिए नेट में, जब हम F ब्लॉक पढ़ेंगे, टॉपिक होगा TIP, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। DU में आएगा, लिख लो पक्का आएगा, 100% आता है।
डीयू में मैग्नेटिज्म का सवाल है, ब्लॉक से 100% आता है। बेटा दूंगा ना, मर रहे हो अंदर। टाइम क्या हो रहा है, चिपक ले। इतना देर लगाते हैं क्या? तू देख ना, घड़ी से पहन के रखी थी ना, 6 सही चल रही तेरी? 1 मिनट सेकंड बता देता उसको, बड़ा मान गया बेचारा, मिनट तक पहुंच ही गया। उसका भी नंबर ले लेता। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हैं? वजन गाने नीचे बज रहे, नीचे यही चला दिए। शाबाश, चेयर गर्ल्स मंगवा दूं बेटा? इतना अगली बार ध्यान रखूंगा, फीस में जोड़ लूंगा पहले। नाच गाने की व्यवस्था करो। पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, 10-15 साल तक गुरुजी उसको पेलते थे, लकड़ियां मंगाते, उससे खाना बनवाते हैं, कुछ भी, गाय का गोबर उससे साफ करवा रहे, 10-15 साल। फिर जब बोलते थे अब तू योग हो गया है, अब आ मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। ये साले पहले दिन हमारा डेमो ले आते हैं और 6 महीने हमको भेजते हैं और कहते अब तो योग हो गया है, हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं। और अभी और करनी चाहिए, चीयर गर्ल्स होनी चाहिए दोनों तरफ, इधर खाने पीने कोल्ड ड्रिंक सब कुछ हो, बीच में नाच गाने की व्यवस्था, पता नहीं क्या क्या और भी डिमांड होंगी इनकी। क्या जमाना आ गया। थोड़े दिनों बाद हाथ में चॉकलेट लेके चलो, बेटा पढ़ ले, एक कॉन्सेप्ट है, जेटीडी बेटा प्लीज, जेटीडी एक किस में होगा, किस इतना देख ले। क्या जमाना आ गया, बंटा ढार हो गया इस देश का। हाँ लिख लिया, कोई बात नहीं। लिखो कैलकुलेशन या इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस। Effective magnetic moment of ions in complexes. Effective magnetic moment of ions in complexes. कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आयंस का इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। आइए, अगर वही मेटल आयन जो थोड़ी देर पहले फ्री था और उसकी शादी हो जाए तो जरा देखते हैं क्या बदलाव आएंगे उसमें। जो मेटल आयन थोड़ी देर पहले फ्री था उसने बॉन्ड बना लिया। अगर वो बॉन्ड बना लेगा तो वो लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा। बोलो, अगर लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो डी इलेक्ट्रॉन है क्या अभी ऑर्बिटिंग कर पाएगा? नहीं, ऑर्बिटिंग करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो, इसका मतलब अगर कोई डी ऑर्बिटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर ले तो फिर वो स्पिनिंग तो कर सकता है लेकिन ऑर्बिटिंग। इसका मतलब ये हुआ जब जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब तब ऑर्बिटिंग बंद हो जाएगी। बोलो, और अगर ऑर्बिटिंग बंद होगी तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। बोलो, घर ही घर में घूमे, घर के बाहर घूमना बंद हो जाएगा।
शादी के बाद वही कहानी है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्विंचिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? कि डी ऑर्बिटल क्विंच हो गए, फंस गए डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल की क्विंचिंग परफेक्ट हो गई, समझिएगा इस बात को टेक्निकली, अगर परफेक्ट क्विंचिंग हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यू इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? इसका मतलब हम गलत नहीं करते थे जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे। ऐसा हम कॉम्प्लेक्स में निकालते थे और कॉम्प्लेक्स में एल आएगा ही नहीं, बोला अगर एल नहीं आएगा तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या बराबर आ जाएगा? आना चाहिए, आ जाएगा नहीं कह रहा हूं मैं, गलती नहीं करता हूं मैं। हम सोच के चल रहे हैं कि शादी हो गई, सुधर गया होगा, ऑर्बिटिंग हो नहीं रही होगी, तब जो कुछ है वो स्पिनिंग ही चल रहा होगा। हंस क्यों रहे हो भाई? तो म्यू इफेक्टिव म्यू एस के बराबर आना चाहिए। आओ जरा ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट चेक करके देखते हैं। लेकिन जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इन्हें कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर जाते हैं हम, D1 से लेके D9 तक, हमको एक आध कॉम्प्लेक्स छोड़ के, एक आध भी गलती से, सारे कॉम्प्लेक्सेस में उसका जो म्यू इफेक्टिव है वो म्यू एसओ के बराबर नहीं मिलता। एवरीवेयर देयर इज डेविएशंस। इसलिए अगर तुमको लग रहा हो कि वो ऑफिस जा रहा है तो तुम गलत हो, वो नहीं जा रहा। संडे को ऑफिस नहीं होता है, कुछ और बात है, वो डेविएशन आ जाएंगे वहां। और इस तरह के जो डेविएशन आते हैं, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन ओनली से मैच नहीं करता, उसकी दो बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, सुन लीजिए, इसमें सवाल आएगा जेब में, फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा जेब में इस पे। ऑब्जर्व इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर नहीं आता, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली, या तो जो क्विंचिंग करी थी आपने, फंसाया था, वो क्विंचिंग दरअसल रिलैक्स हो गई होगी, झूठ बोल के निकल जाएगा आपसे। अगर क्विंचिंग रिलैक्स हो गई तो ऑर्बिटिंग शुरू, और अगर क्विंचिंग रिलैक्स हो गई तो ऑर्बिटिंग शुरू हो जाएगी, बोलो। और अगर ऑर्बिटिंग शुरू हो जाएगी तो म्यूएल के जो कंट्रीब्यूशन है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट में म्यूएल आ जाएगा, बोला। इस फिनोमेनन को कहा जाता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कि मैग्नेटिक मोमेंट में क्या आ गए? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ गए, क्विंचिंग रिलैक्स्ड हो गई। या फिर कई बार क्विंचिंग तो हो रही होगी, क्विंचिंग इज देयर, क्विंचिंग तो हो ही रही होगी, बोलो बेटा जी, फिर भी दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसे केस में एलएस कपलिंग हो गई होगी। क्या हो गई होगी? एलएस कपलिंग। इसमें क्या है? क्विंचिंग रिलैक्स होगी, मतलब बाहर जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, बोला। और इसमें क्विंचिंग तो हो रही है, तो घर में ही गड़बड़ है, अगल बगल पड़ोस में ध्यान देने की जरूरत है। तो क्विंचिंग तो नहीं रिलैक्स हुई, फिर भी हो रहा है, एलएस कपलिंग हो गई होंगी। यही दो वजह हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अपने स्पिन ओनली वैल्यू से डेविएट करता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स से। किसमें बेटा जी? क्या आपको समझ में आ गया? बोलो, कितने लोग समझ में आ गया? हाथ खड़े करिए, नोट करिए। अब जरा देखते हैं ये किन में होता है, वो किन में होता है, किन में दोनों होते हैं, किन में नहीं होते। यही सवाल आता है जहन में कि बताओ किसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, किसमें नहीं होंगे। क्विंचिंग इज देयर, बोले क्विंचिंग प्रेजेंट, तो बोलो क्विंचिंग हो रही है मतलब क्विंचिंग प्रेजेंट, प्रेजेंट ही। केमिस्ट्री हमें निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बस इलेक्ट्रॉन की जगह खुद को रख लीजिए, सारा जीवन ही समझ में आ जाएगा। उसका संघर्ष और हमारा संघर्ष अलग नहीं है। जो हम पाना चाहते हैं उसको न्यूक्लियस समझ लीजिए और खुद को इलेक्ट्रॉन, फिर आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा कि आप कभी नहीं मिल पाएंगे।
केवल एक D5 हाई स्पिन आपको मिलेगा, मतलब 14-15 कॉन्फ़िगरेशन में से केवल एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिसमें डेविएशन मिनिमम होंगे या नेग्लिजिबल होंगे, अदरवाइज तो देयर इज डेविएशन, एवरीवेयर देयर इज डेविएशन। तो वो हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। मिटा दूं? बोलो, देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, पहला टॉपिक डालेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक। ओसी इन एमएम, ओसी इन एमएम फुल फॉर्म लिखना आपको, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लें, अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में उनका टी जो सेट है, टी सेट, टी सेट मतलब यहां उसको बोलते हैं T2G सेट और यहां बोलते हैं उसको T2 सेट, दोनों में से कोई भी सेट अगर अनसिमेट्रिकली भरा होगा, क्या भरा होगा, ध्यान रखना, ई सेट से मतलब ही नहीं होता, ई कभी भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, नेवर। ईजी सेट या ई सेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं करते, कंट्रीब्यूट केवल कौन करते हैं, T2। इसीलिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की जो शर्त है वो शर्त है कि T2G या T2 अगर अनसिमेट्रिकली भरे होंगे, क्या होंगे बेटा जी, अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो फिर समझ लेना वहां क्या हो रहा होगा, गारंटी से वहां ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। क्या आप समझ गए, बोलो। और अब मैं टेबल बना रहा हूं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, क्विंची है ना, एलएस कपलिंग और म्यू इफेक्टिव। याद रखना, अगर किसी में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं तो मतलब क्विंचिंग नहीं हो रही, बोलो, और अगर ये हो रहा है तो एलएस कपलिंग भी नहीं होगी। ऐसे केस में म्यू इफेक्टिव जो होगा ना वो म्यू एसओ से बड़ा ही आएगा, बिकॉज स्पिन तो है ही, ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नेट अमाउंट बढ़ जाएगा ना यार। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो फिर क्विंचिंग पक्का हो रही होगी, बोलो यार, तो फिर एलएस कपलिंग भी होगी। ऐसे केस में जो म्यू इफेक्टिव होते हैं ना वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी, ये बात ध्यान रखने की है, ये बात ध्यान रखने की है। ये रिस्क भी हो सकता है, रिस्क मतलब घट भी सकता है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और बढ़ भी सकता है, इसलिए ऐसे केस में दोनों डेविएशन पॉसिबल है। केवल एक ही केस है, दैट इज D5 हाई स्पीड। कौन सा केस बेटा जी, उसमें ये भी नहीं होता, ये होता है, ये भी नहीं होता, और उनमें म्यू इफेक्टिव लगभग म्यू एसओ के इक्वल आता है। क्या आप समझ गए? छाप लीजिए और सवाल करिए। पता लगाना है आपको किसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बता है, किसमें एलएस कपलिंग मालूम करना है आपको। मिटा दूं क्या? तो ये कैसे देखना है, बस ओसी देख लेना आपको, ओसी यस तो एलएस नो, ओसी नो तो एलएस यस, बात खत्म। ये है तो ये नहीं, ये नहीं तो ये है, केवल एक केस में दोनों नहीं, एंड दैट इज D5 हाई स्पीड। Should I discuss? मैं एक दो एग्जांपल डिस्कस करके आपको बताऊं, ठीक है, मिटा दो इसको। याद रखना ई से कोई मतलब नहीं है हमको, जेटीडी से गलत फहमी मत पा लेना, जेटीडी में ई T2 दोनों में से कोई भी अनसिमेट्रिकल चाहिए था, बोलो। यहाँ ई से कोई मतलब नहीं, केवल लिख लो T2 से, मतलब ई से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाहर में जाए, वो कभी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। ई सेट कभी भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बोर्ड पर देखिए, तो जैसे कोई एग्जाम में पूछे COH2O का होल 6+2, बताओ इसमें क्या होगा, COCl4 2-, इसमें क्या होगा, CrNH3 का होल 6+3, इसमें क्या होगा, और कॉपर पानी का 6+2, इसमें क्या होगा। मान लीजिए इन चारों में चेक कर रहा हूं। पहले तो ध्यान रखना,
जब आप देखो कॉम्प्लेक्स को तो ढंग से देखना, कहीं ऑक्टा में टेट्रा में ऑक्टा की फीलिंग मत कर देना। कॉम्प्लेक्स जब देखो तो ढंग से स्प्लिटिंग बनाना उसकी, बोलो तो ये ऑक्टा है बोलो, और ये D7 हाई स्पिन है बोलो, तो D7 हाई स्पिन बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है बोला। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है तो पिंचिंग नहीं, बोलो बेटा। अगला ये भी D7 है पर ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो उल्टा बनेगा फोटो, E T2 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, ये तो सिमेट्रिकल आ गया, सिमेट्रिकल आ गया, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये बोलो बेटा जी, समझ गए। अगला वाला D3, अगर D3 ऑक्टाहेड्रल बनाए तो कैसे बनेगा, D3 ऑक्टाहेड्रल बने तो सिमेट्रिकल बनेगा, बोला बोलो सिमेट्रिकल बनेगा। तो क्या बोलेंगे बेटा जी इस केस में, OC नहीं, बोलो बेटा OC नहीं तो 2 2, बोलो बेटा जी। अगला Cu पानी, Cu बोलो यार, Cu पानी बोले तो D9 ऑक्टाहेड्रल बनाए तो बोलो बेटा D9 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कुछ भी नहीं, ये नहीं है ना, ये नहीं है तो नो, ये बोलो ना बेटा जी। और अगर लास्ट ले लें, इधर देखो मैग्नीज पानी का 6 2 प्लस, तो क्या बोलेंगे, D5 हाई स्पिन है, क्या है D5 हाई स्पिन, मतलब नो, यस नो, बराबर लिख लो। ये चेक करने का तरीका है, उल्टा मत कर लेना, कहीं पहले हेलेस चेक करने लग जाओ। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से ही काम चलेगा। Don't get confused with this and JKD. वहां either of the set should be unsymmetrical, कोई भी चाहिए था अपने को, E2G हो चाहे EG, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां हमें EG से कोई ताल्लुकात नहीं है। We only focused on T2G और T2 set, क्योंकि EG तो कभी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकती। मरली हो तो मिटा दो, तेरे से कुछ भी नहीं रहा, शकल देखी तो देखी, कौन बात करेगा तुझसे। लास्ट लिखेंगे स्पिन इक्विलिब्रिया, इस पे सवाल आएगा, ढंग से देख लो इसको, अच्छे से देख लेना, देयर विल बी क्वेश्चन डेफिनेटली। मैग्नेटिज्म में सवाल आया तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। आइदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पूछेगा या फिर एलएस कपलिंग पूछेगा, या फिर ये कह देगा कि किसमें डेविएशन होगा या किसमें डेविएशन नहीं होगा। चले आगे बढ़े, तो लास्ट लिखो स्पिन इक्विलिब्रिया, स्पिन इक्विलिब्रिया। स्पिन इक्विलिब्रिया, बस आधे घंटे की बात हो रहा है, 40 मिनट, 7 से पहले छोड़। स्पिन इक्विलिब्रिया क्या चीज है, आओ जरा मैं समझाता हूं। जरा एक बात बताओ, D8 का अगर मैं निकल आयन लूं तो मैंने आपको कई दिन पहले क्लास में पढ़ाया था कि जब निकल के साथ वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड, ऐसे केस में क्या बनाता है टेट्राहेड्रल। D8 वीक फील्ड लिगेंडों में टेट्राहेड्रल बनाता है, टेट्राहेड्रल sp3, बोलो बेटा जी। और तब इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, बोलो। और जब ये साइनाइड के साथ आ जाए तो ऐसे केस में क्या बनाता है, बोलो ये D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या बनाता है बेटा जी,
स्क्वायर प्लेनर, DsP2 हाइड्रेशन होता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जीरो। बोलो तो ऐसी तो प्रॉब्लम हो जाती है हमसे। जरा सोचो कभी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए जो आया हुआ प्रैक्टिकली आपके सामने कि निकल आ जाए, 2 वीक आ जाए और 2 स्ट्रॉन्ग आ जाए, अब क्या करें अपन? अब वही निकल है, D8 है, सेम D8 है लेकिन प्रॉब्लम है वीक फील्ड लिगेंड भी। और तो अब सवाल उठता है कि इसको स्क्वायर प्लेनर बोलेगी टेट्राहेड्रल। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आंसर है दोनों। बेसिकली इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनकी जो स्पिन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या होती है बेटा जी? इनकी जो स्पिन है वो टोटल स्पिन वैल्यू जो होगी वो दरअसल टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। होगा क्या इन कंपाउंडों में, जब इनको लो टेम्परेचर पे लोगे, क्या पे लोगे बेटा जी? लो टेम्परेचर पे लोगे तो ये लो स्पिन के रहेंगे। किसके रहेंगे बेटा जी? LS। और जब इनको हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे आप तो फिर ये हाई स्पिन के हो जाएंगे HS। इसका मतलब इस तरह के कंपाउंड स्पिन का इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? और जब इनका आप म्यू इफेक्टिव का ग्राफ खींचोगे टेम्परेचर के साथ तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। लो टेम्परेचर पर लो स्पिन दिखाएगा, बोला म्यू इफेक्टिव, और हाई टेम्परेचर पर अचानक से हाई स्पिन दिखाने लगेगा ऐसा। इस तरह का जो टेम्परेचर होता है जिस पर एक चेंज होता है उसको बोलते हैं स्पिन ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? स्पिन ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और होता है, जब लो टेम्परेचर पे लो स्पिन रहते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर रहते हैं, बोलो ना। और जब हाई टेम्परेचर हाई स्पिन रहते हैं तो ये टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, बताना पड़ेगा कि नहीं दिखाता। इसीलिए ये एक ही कंपाउंड बनाते हैं ऐसे जिसमें एक ही आइसोमर एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर सिस ट्रांस, इसलिए लो टेम्परेचर पर इनके कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं? 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, सिस और ट्रांस। बोलो बेटा जी, इसको बोलते हैं स्पिन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या होगा, क्या होगा? देखो 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 देखो, देखो अजीब कहानी है। अगर इन कंपाउंडों को आप देखोगे तो क्या होगा, इधर देखिए, इस तरह के कंपाउंड चलेंगे, कहानी है। अगर आप लो टेम्परेचर पे बात करोगे तो लो टेम्परेचर पे तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा? स्क्वायर 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 स्क्वायर, गरम स्क्वायर 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 स्क्वायर, अचानक से टेट्राहेड्रल एक टेम्परेचर के तुरंत बाद जाके। बोलो बेटा जी, इसको बोलते हैं स्पिन ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? और स्पिनों में बोलते हैं स्पिन इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए। इस तरह कौन दिखाते हैं? लिख लो D8 वाले दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और D6 वाले दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। D8 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और D6 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। D6 का एग्जांपल लिखो तो लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल लिखो तो लिख लो Fe, फैन का 2, NCS का 2। ये एक कंपाउंड है Fe+2 का। फैन जानते हैं? फिनेंथ्रीन। तो ये स्पिन इक्विलिब्रियम की कहानी है। इसमें सवाल आ सकता है स्पिन इक्विलिब्रियम, तो वो आपसे पूछ लेगा। सवाल क्या पूछेगा? सवाल ही कुछ लिख जाओ मेरे से, सवाल भी लिख ले जाओ पहले। सवाल क्या पूछेगा? ऐसा कंपाउंड दे देगा, देखो ऐसा, कुछ वीक कुछ स्ट्रॉन्ग में बोलो, और कहेगा 300 केल्विन पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट μ1 है, 400 पर मैग्नेटिक मोमेंट μ2 है, तो μ1 μ2 क्या होंगे? लिख लो। लो टेम्परेचर पर लो स्पिन मान के निकाल देना, हाई टेम्परेचर पर हाई स्पिन मान के लिख लो। एग्जाम में सवाल आएगा T1 T2 पूछेगा तुमसे, अरे इधर कोई T1 टेम्परेचर दे देगा यार, इधर कोई T2 दे देगा, बोलो यार, और पूछेगा इस पर कितना, उस पर कितना, तो लो पे लो मान के हाई मान के बता देना। लो पे लो स्पिन मान के निकाल देना, और वो तो जीरो ही होगा लो स्पिन में, तो डायरेक्टली होगा ना स्क्वायर में, तो लो स्पिन में 0 बता देना, हाई स्पिन पे जो बताना बता देना। 2 निकाल के रूट 2 × 4 रूट 8 हो गया। तो क्या कहेंगे? टेम्परेचर के साथ केवल स्पिन बदलती है, थोड़ा भी बदलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल स्पिन बदलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शकल भी बदल जाती है। टेट्रा से स्क्वायर हो गया, ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टा ही रहता है, बस स्पिन बदलती है। इसलिए पूछ सकता है तुमसे, विद टेम्परेचर ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं कि स्पिन चेंज आते हैं? ओनली स्पिन चेंज। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पिन अलोंग विद स्ट्रक्चरल चेंज, दोनों चेंज आते हैं। तो क्या ऑक्टाहेड्रल्स के आइसोमर्स बदल सकते हैं टेम्परेचर के साथ? ना बाबा ना। टेट्राहेड्रल के बदल सकते हैं? हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों का आइसोमर बदल सकते हैं टेम्परेचर के साथ? बदले। ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं?
ये भी एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? देख लो, इसको बोला जाता है स्पिन स्टेट आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? स्पिन स्टेट आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको। नॉर्मली हम पढ़ते नहीं कोऑर्डिनेशन में इसको, हायर क्लास में पढ़ते हैं स्पिन स्टेट आइसोमेरिज्म। चुंबक के बारे में बातें हुई खत्म। लास्ट टॉपिक लिखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिज्म, दैट्स इट। क्या बताऊं इस बारे में, क्या पूछो? NCS, SCL NCS जानते हैं? वही वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ध्यान रखना। अच्छा, ये भी 4 नजर आ रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। मिटा दो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। लास्ट बात बता देंगे बस, बताने के बाद इधर देख लीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना, पहले आप बताओ प्लीज, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो जनरली वो पानी भी बनाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, बिकॉज आयरन पानी भी मिलते हैं बोलो। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाते हैं तो वाटर में बनाते हैं, और जब वाटर में बना रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, एक बने हुए कॉम्प्लेक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि वाटर में जब आप कोई आयन डालोगे ना, इधर देखो, जैसे मान लीजिए मुझे निकल का अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाना है, निकल का, तो आप जब जैसे ही निकल पास करोगे ना पहले उसमें, पानी कहेगा पहले इधर आप बाद में बात करेंगे अमोनिया से, तो मैं भी तो लिगेंड ही हूं, सबसे पहले तो पानी से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जब अमोनिया आएगी तो सब्स्टिट्यूट करेगी, मतलब रिएक्शन होगी, क्या होगी? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का बनना दरअसल नए कॉम्प्लेक्स का बनना नहीं होता, वो एक पुराने कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा जी? और कौन कितना सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, ये रिएक्शन कितनी आगे जा पाएगी, ये डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और इसे कहा जाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स केस में फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, बोलो बेटा जी। और फॉर्मेशन कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट के बीच एक रिलेशन होता है, शायद आपने थर्मो पढ़ा होगा। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -RT ln kf। बोलो बेटा जी, यहां से ln kf को सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग log kf बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर अपॉन 2.303 RT। बोलो यार, इस ln के log kf को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहा जाता है बीटा। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जिसका बीटा जितना हाई उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। बताओ बीटा हाई कब होगा? जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, बोले। और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब होगा? अच्छी तरह जानते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा। तो ये नेगेटिव कब होगा? बताइए कि नेगेटिव कब होगा? तब या तो ये नहीं, या तो वो स्टेप एक्सोथर्मिक को बोले, और या फिर एंट्रोपी हाईली। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो जो एंथैल्पी को नेगेटिव बनाते हैं, यानी एक्सोथर्मिक बनाते हैं स्टेप को, बोला उन्हें कहा जाता है एंथैल्पिक फैक्टर। क्या बोलते हैं उनको? एंथैल्पिक फैक्टर। और दूसरे वो जो एंट्रोपी को बढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एंट्रोपिक फैक्टर। क्या बोलते हैं उनको? एंट्रोपिक फैक्टर। एंथैल्पिक फैक्टर में आता है CFSE। CFSE स्टेबिलिटी बढ़ाती है। JTD भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बोला। और बॉन्ड मजबूत बनते हैं तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि तीसरा फैक्टर आता है MX बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आता है? MX बॉन्ड की। ये तीनों फैक्टर है, वो फैक्टर है एंथैल्पिक। क्या बेटा जी? और एक फैक्टर होता है जो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, उसे बोलते हैं हम लोग चीलेशन। क्या बोलते हैं? चीलेशन होता है एंट्रोपिक फैक्टर। नोट कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए 4 फैक्टर पढ़ते हैं हमको, बस पढ़ने तो क्या ही है, 3 तो पढ़ ही चुके हैं। बेसिकली इनको मिला के सवाल कराने हैं। JTD पढ़ चुके हैं, इसमें पता लगा पढ़ेंगे CFSE और JTD को।
किसी कॉम्प्लेक्स का बनना क्या नए कॉम्प्लेक्स का बनना है? जी नहीं, वो एक पुराने एक्वा कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा हो इसके लिए उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई होना चाहिए। और वो कैसे बताएंगे? डेल्टा जी नॉट वैल्यू से, डेल्टा जी नॉट वैल्यू से। मिटा दूंगा। अब पहले मैं ये वाले फैक्टर समझा रहा हूं, एंथैल्पी, फिर एंट्रोपी, खत्म हो जाएगा। मिटा दो क्या? मिटा दो है? ठीक, चलिए बोर्ड पर देखिए। अब ये तो नोट कर लेना, बगल वाले से समझ लीजिए। आप इसको बोर्ड पर देखिए सब लोग प्लीज। ये बात हम लोग जानते हैं, इधर देखो, इन फैक्टर्स को समझा रहा हूं पहले तो मैं, एंथैल्पी फैक्टर्स को। ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की CFSE बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा जी? CFSE के। दूसरा, JTD तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा जी? और साथ में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी mx बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की। क्या आप समझ गए? बोलो, याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक की तरह चेक नहीं करेंगे लीविंग फीडिंग ग्रुप से ना, यहाँ सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक की जाएगी HSAB प्रिंसिपल से। कैसे बेटा जी? HSA, हार्ड हार्ड मजबूत बॉन्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट मजबूत, हार्ड सॉफ्ट बर्बाद। समझ में आया? तो क्या बोलेगा? हार्ड हार्ड, मगर मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड हार्ड हार्ड तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा, सॉफ्ट सॉफ्ट तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा, हार्ड सॉफ्ट हार्ड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम। बोलो बेटा जी, जरा आप बताओ, AgI2 माइनस और AgF2 माइनस ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कौन है? A बोलो, बिकॉज़ Ag सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा। बोलो बेटा, क्या आप समझ जाओगे? अरे कर लोगे? बहुत बढ़िया। इन्हीं तीनों फैक्टर के बेस पे एक सीरीज बनाते हैं, उस सीरीज को कहा जाता है इरविन विलियमसन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इरविन विलियमसन सीरीज। एक सीरीज बनाई जाती है इन तीनों फैक्टर्स के बेस पे। ये सीरीज +2 ऑक्टेशन स्टेट के लिए है। किसके लिए बेटा जी? और उनके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, किसकी बेटा जी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बता रही है। और ये सीरीज कहती है कि बेरियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम के स्टेबल होंगे, स्ट्रोंशियम से ज्यादा स्टेबल होंगे कौन? मैग्नीशियम के, उससे ज्यादा कैल्शियम के, से ज्यादा मैग्नीज, से ज्यादा आयरन, से कोबाल्ट, से ज्यादा कौन होगा? निकल, से ज्यादा कॉपर, और कॉपर जिंक से भी ज्यादा होगा। ये सीरीज कैसे बताती है? यहां से यहां तक ये चीज सीरीज समझाती है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि mx बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा जी? mx बॉन्ड की, आसानी समझ सकते हैं, मैग्नीशियम लिगेंड बॉन्ड और बेरियम लिगेंड बॉन्ड में ये मजबूत होगा क्योंकि ये बड़ा है तो बॉन्ड वीक हो, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। बोलो बेटा जी, वीक होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां तक mx बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से समझा रहे हैं हम लोग, यहां से लेके यहां तक समझा रहे हैं हम लोग CFSE के बेस पे। क्या बेस बेटा जी? CFSE बढ़ रही है तो बोलो यार। और ये स्पेशली नेता है क्योंकि इसकी ZTD बहुत हाई है। कितने लोग समझ गए? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। बताओ, इरविन विलियमसन सीरीज एंथैल्पी फैक्टर पे बनी हुई है कि एंट्रोपी फैक्टर पे? एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं?
तीनों फैक्टर बोल रहा बेटा जी। इससे हम एक इंपॉर्टेंट बात समझा सकते हैं कि निकल के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? NiL6+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cu कॉपर के होंगे। ओ पर गलती से अगर आपने NiL4 और CuL4 तो बर्बाद होना निश्चित है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लगेगी, 4 के लिए। स्क्वायर प्लेनर में तो निकल पापा था, याद दिलाओ। निकलवास फादर ऑफ ऑल, बोलो यार। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर में मत लगाना, सिर्फ काय में लगाना? ऑक्टा। और ऑक्टाहेड्रल में तो लगाना ही लगाना है। साथ में लिगेंड नॉन चीलेटिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये ध्यान रखना अच्छी तरह, क्योंकि चीलेटिंग के लिए तो लगेगी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ढंग से देखो, ये सवाल आ सकता है पक्का, ढंग से देखो। अगर मुझसे पूछे बता निकल पानी का 6, कॉपर पानी का 6, ज्यादा स्टेबल कौन? अपन कूद कूद के बोलेगा कॉपर। इनको बोलेगी निकल En का 3 और कॉपर En का 3, ज्यादा स्टेबल कौन? अपन चुप हो जाएगा, आंसर है निकल। यहां सीरीज नहीं लगा सकते बिकॉज़ ये लिगेंड कैसे हैं? चीलेटिंग। तो लिख लो चीलेटिंग के लिए नहीं लगेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अलावा नहीं लगेगी। कसम है तुमको कहीं और लगाया तो इसको लिख लो इस बात को। MX बॉन्ड कैसे देखेंगे? हार्ड हार्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट, गदा गदा, स्टेबल। The arrangement of class is highly unstable because the person who is standing in front of you is intelligent and you all are, you know, bloody fools. That is why it's thermodynamically unstable platform now. But I am driving it by kinetic forces. मेरा और आपका थर्मोडायनामिक कोई संबंध नहीं बनता, फिर मैं काइनेटिकली पढ़ा रहा हूँ एनर्जी दे दे के। कई जगह थर्मोडायनामिक संबंध इतने अच्छे होते हैं काइनेटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। उधर से आवाज किसी ने बोली थी हेलो, हाँ क्या बोला है, पूरा इंटरेस्ट से सुनते हैं। देयर इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। कॉपर टॉपर क्यों है? जेडी। जिंक का भी बाप है, निकल का भी बाप है। क्या कॉपर हमेशा बाप रहेगा निकल का? नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं रहेगा और चीलेटिंग वालों के साथ भी नहीं रहेगा। ये सवाल लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। ये सवाल आ सकता है जेम में, पक्का कह रहा हूं, क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का सवाल लास्ट 2012 में आया, उसके बाद आया ही नहीं आज तक। तो मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन इज दिस। तो क्या इसको अमोनिया के साथ लगा दो? हाँ। क्या पानी के साथ लगा दो? हाँ। लेकिन ईएन के साथ ना। जब जब चीलेटिंग आए ना। चीलेटिंग तो पढ़ाया था ना, चीलेट रिंग फॉर्मेशन, बिल्कुल डे 1 स्टार्टिंग, बिल्कुल डेंटिसिटी टाइप। मिटाओ बस लास्ट फैक्टर लिखो, चीलेशन। किसी के पास पानी नहीं है लेकिन टाइम बहुत हो गया, मिटा दूंगा इसको है? चीलेशन। बस ये 2 एग्जांपल सुन लो, समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे निकल का अमाइन कॉम्प्लेक्स बनाना है, अमाइन है ना, मतलब अमोनिया के साथ, अंग्रेजी में हिंदी बोल रहा हूँ, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है। ऐसे केस में रिएक्शन ये रहेगी, 6 वाटर को 6 अमोनिया रिप्लेस करेगी, बोल रहा है
प्लस 6 वाटर निकल जाएगा। लेकिन जरा सोचो, मुझे इसी निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है चीलेटिंग वाला ईएन के साथ। ईएन में भी मोर और लेस अमोनिया जैसे ही है, बट डोनर एन ही तो है उसमें भी, बोला है। अरे ईएन में भी नाइट्रोजन ही तो डोनर है, बोलो यार। अमोनिया जैसे ही तो अमोनिया जैसा। अगर इसके साथ बनाना है तो क्या बनेगा, NiEN का होल थ्राइस प्लस 2 प्लस 6 वाटर। अब मुझसे कोई एग्जाम में पूछे कि बताओ इसमें और इसमें थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सीधा आंसर करूंगा जिसकी केएफ वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। बोलो, दोनों में से मान लीजिए इसका केएफ और इसका केएफ डैश है, जिसका केएफ ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल। अब आंसर समझिए, बताइए पहली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल है, 7। गिनिए ना 6 रिएक्शन बोला यार। और प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल है, 7। तो बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एन कितना है, 0 है। लेकिन दूसरी रिएक्शन जरा चेक करो, रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल है 4 और प्रोडक्ट साइड मॉलिक्यूल है 7, तो इसका डेल्टा एन 3 है। याद करो थर्मो, ऐसी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं उन रिएक्शन में एंट्रोपी भी, इसका मतलब डेल्टा एन बढ़ेगा तो ड्रास्टिकली डेल्टा एस नॉट भी, और अगर डेल्टा एस नॉट बढ़ेगा तो केएफ भी। हेंस प्रूव केएफ डैश की वैल्यू केएफ से ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल कौन हुए, चीलेटिंग वाले कि नॉन चीलेटिंग वाले। देखो जितना ज्यादा चीलेशन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि एंट्रोपी ड्राइव कर रही है। कौन ड्राइव कर रही है, एंट्रोपिकली ड्रिवन है ये। जितना ज्यादा चीलेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बोलना ए पप्पू बोलना, अगर सवाल पूछूं तो इधर देख लो, 1 मिनट बस, एक बार देख लो, उतार लेना, एक बार देख लो, उतार लेना इधर। तो कोई तुमसे पूछे बताओ Ni अमोनिया का 6, Ni अमोनिया का 4 EN है ना, और A B C NiEN का थ्राइस प्लस 2 और D NiEDTA माइनस 2। बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी। अपन बोलेगा इसमें रिंग नहीं, इसमें 1 रिंग, इसमें 3 रिंग, इसमें तो 5 रिंग। बोलेगा डी सी डी। लिख लो, रुक जाओ, एक चीज और लिख लो, फिर खत्म ही कर लो। ये वाला फैक्टर खत्म हो, अगला फैक्टर बच जाएगा। ये फैक्टर इधर देखो, एक चीज और समझो। इसका तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, मोर चीलेशन। अरे बोलो ना, क्या समझ रहे हैं, मोर चीलेशन, मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोले। हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चीलेट रिंग्स। आ रहा है इसका तो चीलेशन अच्छा है ना, बोलो। अब मैं लास्ट पढ़ा रहा हूं, चीलेशन बुरा है, बैड चीलेशन। हर चीज हमेशा अच्छी नहीं होगी। जरा सोचो, निकल में रिंग बन रही है, बहुत अच्छा है, बने और बने, निकल की जिंदगी अच्छी आबाद रहेगी, हमें भी खुशी है, किसी की जिंदगी तो अच्छी चल रही है। लेकिन जरा सोचो कॉपर में ये रिंग बन जाए तो कॉपर में जेटीडी होगा, क्या होगा, और जेटीडी का मतलब एक्सियल लंबा होगा, इक्वेटोरियल छोटा होगा। बोला जरा सोचो, एक्सियल लंबा होगा और इक्वेटोरियल छोटा होगा, एक्सियल लंबा होगा, इक्वेटोरियल छोटा होगा, तो ये वाली रिंग तो बन जाएगी पर ये वाली रिंग बर्बाद हो जाएगी। एक वहां चला गया, यहाँ है, तो ऐसे केस में रिंग क्या हो जाएंगी, स्ट्रेन रिंग हो जाएंगी और टूट जाएंगी। इसका तो वेट देखो, जेटीडी अकेला है अच्छा है, चीलेशन अकेला है अच्छा है, पर जेटीडी चीलेशन के साथ है बुरा है। तो क्या समझे हम, जब जब जेटीडी चीलेशन साथ आएंगे, क्या समझे, जब जब जेटीडी चीलेशन साथ आएंगे तब तब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय, अब समझ में आया होगा क्यों निकल EN3 ज्यादा स्टेबल था, किससे, कॉपर EN, क्योंकि इसकी रिंग गंदी है। लिख लो, चीलेशन इज गुड, चीलेशन इज वेरी गुड, चीलेशन मोर गुड, चीलेशन बर्बाद। जेटीडी कुछ मोर और लेस यही हालत थी, नहीं होता था तो भी बेकार था और ज्यादा होता था तो भी बर्बाद कर देता था।
मिटा दो। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी बेकार रहेगा, सुनो, ये तभी रिंग्स को दिक्कत पहुंचाएगा जब रिंग में एक एक्सियल एंड आएगा, एक न्यूट्रल एंड। अगर दो रिंग है, दोनों यहां जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब EN2 वाले तो कॉपर वाले स्टेबल है, EN3 वालों में दिक्कत है। देख लो, EN2 तक तो कॉपर को अच्छा लगता है ये। अच्छा नहीं समझे? जो लिख रहा है वो वाकई में रुक जाए, 1 मिनट देख लेंगे, 1 मिनट देख लेंगे बस। ये कॉपर है, ये एक्सियल है, ये न्यूट्रल है। इधर देख लेंगे, देखो, अगर एक रिंग बनती है अच्छा है, 2 रिंग बनती है अच्छा है, रिंग तो तीसरी में ही बुरा है। समझ गए? बोलो तो लिख लो, EN2 तक तो कॉपर को भी भला है, EN2 तक तो कॉपर को भी मजा आएगा, चिलेशन हो रहा है। EN3 में समस्या है। There is a problem in EN3। बाकी 2 ऊपर बैठे रहे अपने आप और 2 रिंग हमारी जिंदगी जी लें, बहुत बढ़िया, हमें तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ये तो खूब स्टेबल है, कूद कूद के, रिंग भी है, JTD भी है, भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ बोलिए बेटा। तुम लिखो एसिडिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, एसिडिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन के लिए। एसिडिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डी लगा लो, डी। एसिडिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से ये चीज निकली है। आइए जरा इसको समझते हैं, इसी का एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का, जरा समझते हैं। बोर्ड पर देखिए सब लोग, एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने किसी मेटल का एक्वा कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक्वा से मेरा मतलब पानी का कॉम्प्लेक्स है, और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ाता गया, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बोलो अरे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ती है तो MX बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना यार। तो ये वाला बॉन्ड, अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा तो दिक्कत क्या होगी कि ऑक्सीजन पे प्लस बढ़ता जाएगा। ऐसे केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इससे लेके और इसको रवाना कर देगा, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एमो बॉन्ड हो गया तो फिर OH बॉन्ड वहां टूट जाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स H+ छोड़ देगा। H+ छोड़ देगा मतलब सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, वो एसिडिक बन जाएगा। इसका मतलब बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं, किसी भी एक्वा कॉम्प्लेक्स की जो एसिडिटी होगी, क्या होगी, या उसकी जो K वैल्यू होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग, OH जितना वीक बोले यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, MO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बोल तो दो, अब बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी। देखो वो तो फिक्स है, टर्मिनल लिगेंड तो बदलना नहीं है, केवल मेटल बदलना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी। बोलो इसका तो बहुत आसान सी बात है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे क्या होगा, वैसे वैसे MO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बोलो तो वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर अपन से कोई पूछता है बताओ सोडियम पानी का 6, मैंगो पानी का 6 और आलू पानी का 6, बताओ इनकी एसिडिटी का सीक्वेंस क्या होगा, क्या होगा, क्या बोलेगा, A से ज्यादा एसिडिक B से ज्यादा एसिडिक C होगा। ये Ka का सीक्वेंस है, क्या है बेटा जी, तो Pk का सीक्वेंस क्या होगा, CB। क्या आप समझ गए? ये मैंने पढ़ा है नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, इसलिए पढ़ा है नॉन, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। क्या के लिए पढ़ा रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए पढ़ा रहा हूँ।
ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए ध्यान रखना, पहली बात तो +3 वालों के एसिडिटी +2 वालों से बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो यार। लेकिन अगर आपको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपेयर करना पड़े, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फिर आपको रटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है अपने पास, क्योंकि के वैल्यूज के बेस पे ही आपको बताना पड़ेगा। और उसके लिए 3 फैक्टर काम करते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट आपको रटना पड़ेगा। और आप नोट कर लीजिए उसकी सीक्वेंस। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं के वैल्यू बोल बोल के बता देता हूँ। के वैल्यू क्या, आपको सीधा ये बताता हूँ, छोड़ो, सीधा लिख लो मन नी को, क्योंकि नेट तो है नहीं, के वैल्यू पूछेगा, को Fe Cr वेनेडियम और क्रोमियम। दिस इज द सीक्वेंस। ये फिक्स सीक्वेंस है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये ना तो बढ़ी रही है ना घटी रही है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। इसकी वजह है 3, इधर देखो 3 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। इधर देखो दरअसल होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल सीरीज, देखो ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हार्डनेस सॉफ्टनेस ही बदलती है, वो भी चेंज होती है, बोलो यार। डी इलेक्ट्रॉन भी चेंज होता है, बोलो। और फिर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है, ऊपर से नीचे जाने पर कभी T2 जिम जाता है कभी, इसलिए 3-4 फैक्टर एक साथ काम करते हैं, इसलिए कोई सीक्वेंस नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। मैग्नीज का लीस्ट होता है और क्रोमियम का के वैल्यू हाईएस्ट। नोट कर लीजिए, के वैल्यू रख लेंगे। हाई +2 वालों में अगर +3 आया तो +2 से ज्यादा ही, बोलो बेटा जी। और तीसरी बात, अगर कंपैरिजन ट्रांजिशन मेटल वर्सेस नॉन ट्रांजिशन मेटल आया, ध्यान रखना ट्रांजिशन मेटल वालों की एसिडिटी नॉन ट्रांजिशन वालों से ज्यादा ही होती है, लिख लीजिए। 3 फैक्टर है, लिख लो। नॉन ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट से काम चला लेंगे, ट्रांजिशन में याद करना पड़ेगा आपको, +3 से +2 की ज्यादा, +2 में याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। और अगर दोनों का आपस में कंपेयर करें तो ट्रांजिशन मेटल वालों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉन टीएम से ज्यादा रहती है। मैं तो के वैल्यू भी लिखा रहा हूं, पर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो के आया भी ना, तो सामने लिखा हुआ आएगा, तो कंपेयर ही करना है, मतलब कंपेयर ही करना है आपको। तो बस ये सब के का सीक्वेंस है, पीके का नहीं है, एसिडिटी का सीक्वेंस है। तीन तरह से पढ़ाया मैंने, ए नॉन ट्रांजिशन के लिए, बी ट्रांजिशन के लिए, सी आपस में कंपैरिजन। हाँ, अब मैं सवाल करा देता हूं, ये तो इतना लंबा चौड़ा तो याद रहेगा नहीं आपसे, राइट? तो मैं बता देता हूं क्या याद रखना है। 3 कंपाउंड याद रखने, लगाया टिक उसमें, सवाल भी वही आएगा, मैं पहले ही बोल के बता दे रहा हूं। कौन है? कहाँ? अरे ये नहीं है, चुप रहे बस, ठीक है। नहीं है ना, वो कॉपर है, वो मैं सोचा कॉपर का ही नहीं। यस दैट इज कॉपर, कॉपर की एसिडिटी ज्यादा होगी। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप समझना, पर समय नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऐसे से भी समझते नहीं होंगे। मैं बताता हूं एक्सप्लेनेशन। आपने शायद कभी एनसीईआरटी में से एक डायग्राम पढ़ा होगा, देखो डी इलेक्ट्रॉन साथ ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, डी ब्लॉक के लिए ऐसा, ये हार्डनेस का डायग्राम था। पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है और फिर, तो हार्डनेस के कॉम्बिनेशन की वजह से जो टॉपर्स है ना, वो इधर कॉपर वाले आते हैं और इधर क्रोमियम वाले आते हैं, तो वही ज्यादा टॉपर आएंगे एसिडिटी में। और उतना सब करने की जरूरत नहीं है, बता दिया। ये मिटा दूं क्या इसको? वो तो तब है जब आपको के वैल्यू याद रखनी होती नेट में, वो जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज पेन रख दीजिए। अब सवाल क्या क्या पूछ सकता है मैं बता देता हूं आपको। एक तो फेमस सवाल पूछता है वो, Fe पानी वाला +3, एल्यूमिनियम पानी वाला +3 और क्रोमियम पानी वाला +3।
एक तो ये उसका फेवरेट सवाल है, एकदम फेवरेट सवाल, याद रखना। इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? ऑडिशन स्टेट सेम है, क्या है बेटा जी? अगर ऑडिशन सेम है तो चेक करो ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन, ये क्या है और बाकी दो क्या है? ट्रांजिशन। क्या है? अपन बोलेंगे ए पहले आएगा फिर सी आएगा और फिर कौन आएगा? बी। ध्यान रखना +3 में आयरन की ज्यादा होती है एसिडिटी क्रोमियम से, लेकिन +2 में क्रोमियम की ज्यादा होती है आयरन से। बस ये दो बातें ध्यान रख ले जाना, ये सीक्वेंस याद कर लो, बात खत्म, सवाल हो गया तुमसे, लिख लो। +3 में और हाँ +2 +3 दोनों दे देता हूं, पहले 3 वाले फिर 2 वाले, और ये Ka का है pK का उल्टा। ये आ सकता है जैम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए, एसिडिटी पक्का पूछ सकते हो। कुछ एग्जाम ऐसे जिनमें पक्का सवाल आता है, नेट में आता ही आता है, गेट में खूब पूछता है। टिफर में इसका फेवरेट सवाल है, टीआईएफआर वालों का फेवरेट सवाल है। आया था इस बार भी आया था, आया पेपर आ गया क्या? पेपर नहीं आया ऑनलाइन? नहीं वो तो आ गया है पेपर, आए थे, यही आया था क्या? कौन कौन थे? हैप्पी +2 हैप्पी बर्थडे, पता ही नहीं रहा यार, पहले पढ़ा देते, एक दिन पहले क्लास हो जाती। ये फेवरेट जैम में भी आ सकता है, ऐसा लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैम में इसलिए आ सकता है क्योंकि 15-16 दोनों साल गेट में पूछा, और गेट को कॉपी करता है जैम की यूं, बिल्कुल एकदम कट कॉपी पेस्ट, तो इसलिए आ सकता है। That's it from my side. Thank you very much. धन्यवाद।